नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा है भारत का संवैधानिक विकास, जिसके तहत हम सभी एक्ट पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा एक्ट है जो हमने पढ़ना है वो है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बोला जाता है। इससे की शुरुआत से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को यानी कि इसके बैकग्राउंड में चलते हैं जरा। इससे पहले 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था। उस रिफॉर्म में क्या क्या प्रावधान बन के आते हैं। केंद्र में 2 सदन बना दिए गए, प्रांतों में द्वैध शासन चालू हो गया। प्रांतों को जो द्वैध शासन चालू किया गया उसमें जो ज़्यादातर अधिकार थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही रहे। हमें डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज़्यादा थी, हम अपने विषयों के ऊपर मुक्त रूप से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जिस कारण क्या था भारतीयों में बहुत ही ज़्यादा असंतोष हो गया। ठीक है जी। और 1920 में कांग्रेस ने क्या किया, इलेक्शन में पार्ट ही नहीं लिया, बहिष्कार कर दिया। उधर हमारे गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन चला रखा था, जो 1922 में चोरी चोरा कांड में इन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसा था पूरे देश का माहौल मतलब बिखराव के तौर पे था कि सब में असंतोष था कि ये हो क्या रहा है, हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे थे। इसी दौरान क्या होता है, 1 जनवरी 1923 को एक पार्टी का गठन किया जाता है जिसका नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। और कहा जाता है कि हम जो ब्रिटिश सरकार है उसका हिस्सा बनकर ही सरकार की क्या है नीतियों पर रोक लगा सकते हैं, हमारे अधिकार हम ले सकते हैं। ये मानना था किसका, स्वराज पार्टी का। इसी दौरान आपको मैंने पढ़ाया था कि जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में एक वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जो अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष के बाद क्या करेगा, जांच करेगा 10 साल के बाद में और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में 1927 में क्या बनाया गया, साइमन कमीशन बनाया जाता है। लेकिन साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। भारतीयों ने कहा कि हमारे ही भारत की आपने जांच करनी है, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं है तो हम इसका विरोध करते हैं। तो सभी जगह पर साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है ना। तो इस तरह से जो बैकग्राउंड था पूरा का पूरा बिखराव फैला हुआ था, सब में असंतोष था, सब में दुख था इस चीज़ को लेकर। साइमन जो ब्रिटिश सरकार ने बोला कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आपको पसंद नहीं है तो ऐसा करिए कि आप अपनी रिपोर्ट खुद बना के दे दीजिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट पेश की और उधर दुष्ट प्राणी कौन, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग पेश की। लेकिन दोनों के विचार एक नहीं थे। तो इसमें हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार ने बोला कि आप लोग तो क्या हो, किसी भी विचार पे सहमति नहीं हो आपस में, तो आपकी ये रिपोर्टें तो दोनों ही क्या हो जाएंगी, रद्द हो गई। फिर कहा गया चलो ऐसा करते हैं कि आप गोल में सम्मेलन में पार्ट लीजिए, जो लंदन में रखी गई, जो मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था। उसमें कहा गया कि आप बताइए कि आपके लिए कैसी रिपोर्ट तैयार, उसमें डिस्कशन कीजिए, आप बताइए कि क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, हम मिलकर काम करते हैं। लेकिन आपको पता है कि गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने एक में ही पार्ट लिया और BR अम्बेडकर ने तीनों में पार्ट लिया। तो मतलब कि ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाई थी, लेकिन जितना भी डिसीजन उस गोल में सम्मेलन में तीनों में लिया गया, प्लस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे दोनों के सम्मिलित रूप से क्या किया गया, इन्हीं की सिफारिश पे 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। ठीक है जी। अब हम भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो जान लेते हैं। क्या विशेषताएं हैं जी इसकी विशेषताएं के बारे में जानते हैं। इसमें जी 10 अनुसूचियां थी। ठीक है जी, 10 अनुसूचियां और 321 धाराएं थी। एक तो ये। दूसरा, अब तक जितने भी अधिनियम बन के आए थे उनमें से ये सबसे लंबा और विस्तृत था, सबसे लंबा तथा विस्तृत था ये।
ठीक है जी। तीसरा जो पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ये प्रस्तावना रहित था, प्रस्तावना रहित था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में ऐसा वो कौन सा अधिनियम था जो प्रस्तावना रहित आया था, तो क्या बताओगे आप? भारत शासन अधिनियम 1935। और तो कौन सी इसमें जो प्रस्तावना हमने यूज़ की 1935 के अधिनियम में, कौन सी की जी? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाली हम प्रस्तावना यहाँ पे यूज़ करते हैं। तीसरा जी, आज का जो वर्तमान संविधान है, हमारा जो वर्तमान का संविधान है का 80% हिस्सा हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम से ही हमने लिया है। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि पूर्ण उत्तरदायी सरकार, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में ये मील पत्थर शामिल होता है। मील पत्थर मतलब कि फाउंडेशन रख दिया, पूर्ण उत्तरदायी सरकार का यहाँ पे ये रख दिया जाता है। ठीक है जी, ये तो थी 1935 के अधिनियम की विशेषताएं। अब हम जांच करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान बन के आते हैं। क्या क्या प्रावधान थे, देखते हैं जी। पहला आपने याद रखना है कि अखिल भारतीय संघ 1935 के अधिनियम में कहा गया कि हम चाहते हैं कि भारत को क्या बना दिया जाए, एक संघ बना दिया जाए, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत और देसी रियासतों को सम्मिलित करके एक संघ बनाया जाए। तो ब्रिटिश भारत के कितने प्रांत थे जी? ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे। कितने प्रांत? 11 प्रांत थे। और चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने थे? 6 थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने थे जी? 6 थे। अब चीफ कमिश्नरी प्रांत होते क्या है? जैसे आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी है जिसपे सीधा शासन किसका होता है? केंद्र सरकार का। उसी तरह से उस समय पर चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे जहां पर वायसराय का सीधा शासन हुआ करता था। जैसे आज यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उस टाइम पे क्या होते थे? चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। और ये ऐसे कितने प्रांत थे? 6 प्रांत थे। और ब्रिटिश भारत के कितने प्रांत थे? 11। ब्रिटिश भारत मतलब जिन प्रांतों के ऊपर ब्रिटिश सरकार का राज है, जो ब्रिटिश सरकार के अंडर आते हैं, कितने थे जी? 11। और चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने? 6 थे। तीसरी कंडीशन जो यहाँ पे थी वो ये थी कि जितनी भी देसी रियासतें लगभग उस टाइम पे 600 हुआ करती थी। 600 में से अगर कहते आधे से ज़्यादा अगर इस संघ में शामिल होंगे तभी अखिल भारतीय संघ बन पाएगा। देसी रियासतें मतलब आधे से ज़्यादा की कंडीशन थी, मतलब कि 300 प्लस चाहिए। टोटल लगभग उस टाइम पे थी 600 थी। 1935 के अधिनियम से पहले जो ये देसी रियासतें थी ये भी चाहती थी कि एक संघ बनाया जाए और हम भी उसमें शामिल होंगे। कुछ कारणों के कारण, जो भी इनके अंदरूनी कारण होंगे, इन्होंने क्या किया? 1935 के अधिनियम के बाद मना कर दिया कि हम इस संघ में शामिल नहीं होंगे। तो मतलब कि जो अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था ये विफल हो गया। क्या हो जाता है? विफल हो जाता है, पूरा नहीं हो पाता क्योंकि कंडीशन पूरी ही नहीं हो पाई। अब हम देखते हैं इसके विषयों के बारे में। इसमें विषय क्या है? विषयों का बंटवारा किया गया। विशेषताओं की एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 10 अनुसूचियां थी जी, 321 धाराएं थी। अब तक का सबसे लंबा तथा विस्तृत था। प्रस्तावना रहित था ये अधिनियम। वर्तमान संविधान का 80% हिस्सा हमने इसी से लिया है। ठीक है जी। पूर्ण उत्तरदायी सरकार का
के गठन का मील पत्थर ये साबित होती है। और इसमें जो पहला प्रावधान हमने याद रखना है कि अखिल भारतीय संघ बनाया जाना था, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, अभी बताते हैं। ब्रिटिश भारत के कितने प्रांत थे, 11 थे। और चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने थे जी, 6 थे। देसी रियासतों को क्या बोला गया कि टोटल जितनी है उसमें से आधे से ज़्यादा अगर आप शामिल होते हो तो हम एक क्या बनाएंगे, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। लेकिन देसी रियासतों ने क्या किया, मना कर दिया, जिसके कारण ये अखिल भारतीय संघ क्या हो गया, विफल हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है जी, अगला हम देखते हैं इसके बाद विषयों के बारे में। दूसरा पॉइंट है हमारा विषय के बारे में, विषय सूची। विषय सूची मतलब कि भारत में जितने भी विषय होंगे, केंद्र से संबंधित केंद्रीय सूची बना दी गई, राज्य से संबंधित राज्य सूची बनाई गई। मतलब केंद्र की सूची में ऐसे विषय रखे गए जिसमें सिर्फ केंद्र यानी कि वायसराय की ही परिषद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। राज्य सूची में ऐसे विषय रखे गए जिसमें सिर्फ प्रांतीय गवर्नर और प्रांतीय सरकार ही क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। समवर्ती सूची जिसमें दोनों ही मिलकर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसके अलावा भी एक विशिष्ट सूची रखी गई जिसमें सिर्फ वायसराय को अधिकार दिया जाता है। अभी हम देखते हैं विषयों का बंटवारा। बंटवारा किया जाता है कैसे जी, केंद्र सूची बनाई जाती है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार क्या करेगी, नियम बनाएगी। कितने विषय थे इसके, 59 विषय। राज्य सूची को विषय दिए गए जी, राज्य सूची बनाई गई जिसमें कि सिर्फ राज्य प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार ही क्या करेगी, कानून बनाएगी। फिर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कितने जी, 36 ऐसे विषय थे जिसके ऊपर ये दोनों ही मिलकर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। और अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय ये किसको दिए गए, वायसराय को, वायसराय को दिए जाते हैं। आज भी जैसे अपने यहाँ पे यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, विषय को क्या किया गया, बांटा गया है। उसी तरह से उस समय पे भी केंद्र सूची बनाई गई जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची बनाई गई जिसमें 54 विषय थे, समवर्ती सूची बनाई गई जिसमें 36 विषय थे। अब केंद्र की बात करें तो केंद्र ने क्या किया, केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषयों के बारे में बात करते हैं। केंद्र ने क्या किया, केंद्र सरकार ने अपने विषय को आगे भी बांट लिया, 2 हिस्से कर दिए इसके। एक तो रखा गया जी आरक्षित विषय, आरक्षित विषय। दूसरा रखा गया जी हस्तांतरित विषय। केंद्रीय सूची के जो विषय थे उनको आगे 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वो थे जैसे विदेशी मामले, विदेशी मामले, ईसाई धर्म संबंधी, ईसाई धर्म संबंधी, ईसाई धर्म से संबंधित जो भी मामला होगा वो सभी के सभी इसमें आएंगे। और था जनजातीय, जनजातीय। और था इसमें एक आपका डिफेंस, डिफेंस प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षा। ये विषय जी रखे गए आरक्षित विषय के अंदर। ठीक है जी, इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा जी इनके अंदर, वायसराय प्लस इसकी परिषद बनाएगी। वायसराय प्लस इसकी परिषद है इन विषयों के, आरक्षित विषयों के ऊपर क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। और इनके अलावा जो भी विषय बचे केंद्र के, जैसे आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, ये सभी इन चारों को छोड़ के जो बाकी जितने भी विषय सभी के सभी कहाँ आ गए, हस्तांतरित विषय में आते हैं। इसमें होता कि इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून कौन बनाएगा, वायसराय
वायसराय प्लस मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल जो कि इलेक्टेड होंगे। वायसराय की जो परिषद के मेंबर थे जिनको ये आरक्षित विषयों पे कानून बनाने थे, ये क्या होते थे? उत्तरदायी नहीं होते थे भाई, उत्तरदायी नहीं होते थे। और जो ये मंत्रिमंडल है, इनको अपने कार्यों के लिए केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति क्या होना पड़ता था? उत्तरदायी होना पड़ता था, उत्तरदायी। किनको? इन मंत्रियों को। ठीक है जी, ये याद रखना है। दूसरा ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है किनके खिलाफ? इनके खिलाफ, और इनके खिलाफ नहीं किया जा सकता। आपने ये बातों को ध्यान में रखना है। एक बार रिवाइज करते हैं। विषयों का क्या कर दिया गया? विषयों का बंटवारा किया गया। केंद्रीय सूची में 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए, समवर्ती सूची में 36 रखे गए, और अवशिष्ट विषय किसको दे दिए गए? वायसराय को दे दिए जाते हैं। जो केंद्र की सूची है उसको भी आगे दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय कौन से थे? विदेशी मामले, ईसाई धर्म संबंधी, जनजातीय और डिफेंस संबंधी। इनके विषय में कानून कौन बनाएगा? वायसराय प्लस उसकी परिषद बनाएगी। इधर देखते हैं हस्तांतरित विषय। इन चारों को छोड़ के जितने भी विषय बचे वो सभी के सभी क्या थे? हस्तांतरित विषय थे। यहाँ पर जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, सड़क, उद्योग, जितना भी जो भी कुछ बचता है उसमें वायसराय प्लस उसके मंत्रिमंडल क्या है? जो इलेक्टेड होंगे वो आएंगे और वो क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। ये जो जो परिषद है, वायसराय की परिषद है, ये उत्तरदायी नहीं थी अपने कामों के लिए। ठीक है जी। और यहाँ पर जो मंत्रिमंडल था, इलेक्टेड मेंबर थे, ये सभी के सभी क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। और यहाँ पर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी हो सकता था और उनको त्याग पत्र देना पड़ता था। ये बात नोट रखना इस चीज के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे केंद्र में जो 2 सदनों की व्यवस्था की गई उसके बारे में। केंद्र को 2 सदन, द्विसदनात्मक मतलब बाईकैमरल सिस्टम शुरू किया जाता है। ठीक है जी, बाईकैमरल सिस्टम शुरू कर दिया। केंद्र में 2 सदन बनाए गए, एक राज्य परिषद और एक संघीय सभा, एक राज्य परिषद, दूसरी थी संघीय सभा। जो राज्य परिषद थी इसे उच्च सदन भी बोला जाता था। कौन सा सदन? उच्च सदन बोला जाता था। और संघीय सभा को निम्न सदन बोलते थे। ठीक है जी। इनका जो इलेक्शन था, इनका इलेक्शन डायरेक्ट होता था, प्रत्यक्ष जिसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष होता था। ठीक है जी। और इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन। जो राज्य परिषद थे इसमें टोटल सीट कितनी थी? 250 सीट हुआ करती थी। 250 में से 156 जो सीट्स हैं वो क्या थी? वो होती थी आपके इलेक्टेड मेंबर आया करते थे। 156 क्या थे? इलेक्टेड मेंबर थे। ठीक है जी, इलेक्टेड मेंबर थे, यानी कि चुनाव लड़के वो आएंगे। और 104 देसी रियासतों से नोमिनेटेड कि मतलब संबंधित जो राजा होगा वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करके भेजेगा। कहाँ पर? केंद्र में। किसमें?
उच्च सदन में, राज्य परिषद में। और संघीय की बात करें, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल सदस्य 375 होते थे। कितने सदस्य जी? टोटल सदस्य थे 375 होते थे, जिसमें से 250 इलेक्टेड होते थे और 125 क्या थे? देसी रियासतों से नॉमिनेटेड आते थे, ठीक है जी। इनके कार्यकाल की बात करें, जैसे ये उच्च सदन था, राज्य परिषद, इसका कार्यकाल जी क्या था? 1/3 सदस्य हर 3 वर्ष के बाद आते थे, 3 वर्ष के बाद निर्वाचित होते थे। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का, कितना कार्यकाल? 5 वर्ष का होता था। आपको नहीं लगता ये आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा उल्टा चल रहा है? हमारे जैसे राज्य जो सभा है और लोकसभा वैसे है, लेकिन जो इसमें चुनाव है क्या है? प्रत्यक्ष होते हैं। और हमारे यहाँ पे राज्यसभा में चुनाव कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ पे लोकसभा में चुनाव क्या है? प्रत्यक्ष होते हैं। और यहाँ पे क्या है? अप्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे आपने एक बात नोट कर रखनी है कि धर्म और जाति पर आधारित निर्वाचन जारी रहता है। निर्वाचन जारी रहता है। अभी हम रिवाइज करते हैं। केंद्र को 2 सदनात्मक बनाया गया। केंद्र में 2 सदन बना दिए गए, एक था राज्य परिषद, दूसरा था संघीय सभा। इसमें इसको उच्च सदन बोलते थे और संघीय सभा को निम्न सदन बोला जाता था। उच्च सदन में यानी कि राज्य परिषद में इलेक्शन कैसा होता था? डायरेक्ट होता था। टोटल सीट कितनी थी? 250 थी, जिसमें से 156 क्या थी? इलेक्टेड मेंबर, जिनका चुनाव होके आएगा। और 104 देसी रियासतों के जो राजा लोग थे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, ठीक है जी। इनका कार्यकाल क्या था? 1/3 मेंबर क्या थे? रिटायर हो जाते थे हर 3 वर्ष के बाद और नया इलेक्ट होते थे। और यहाँ पे संघीय सभा को क्या बोलते थे? निम्न सदन बोलते थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। टोटल सदस्य कितने थे? 375 थे और उसमें से 250 क्या थे? इलेक्टेड थे। 150 देसी रियासतों द्वारा नॉमिनेशन करके भेजा जाता था। इनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का था। आपने एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि धर्म और जाति पे आधारित निर्वाचन यहाँ पे जारी रहता है।